नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है और घटना चक्र का हम लोग प्रैक्टिस लगा रहे हैं और यह जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट है 17वां सेट। अब तक जो है 16 कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। देखिए 50 प्रश्न जीएस के बहुत अच्छे इसमें समाहित किए गए हैं। आप इसको सॉल्व करिए और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। देखिए परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, आप लोग प्रैक्टिस बराबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अगर दो चीज़ों पे आप ध्यान लगाते हैं और बहुत ध्यान से कार्य करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका परिणाम कोई नहीं रोक सकता। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया है। तो इसके लेखक जो हैं कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। कालिदास जो है वो संस्कृत भाषा के महान कवि हैं। संस्कृत भाषा के महान कवि प्लस वो नाटककार भी हैं। इनकी कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है, जिसमें रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मल्लिका अग्निमित्रम जैसी कुछ महत्वपूर्ण इनके पुस्तकें हैं जिसे याद रखें। नेक्स्ट है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक, देखिए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इनकी पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त जो है वो गुप्त कालीन की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। महत्वपूर्ण है, महिलाओं से प्रश्न आता है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? मुगलों के बीच और मराठों के बीच जो है द्वंद्व किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए मुगलों के और मराठों के बीच सबसे अधिक जो है द्वंद्व जो चला है वो औरंगजेब के समय चला है, क्योंकि हम लोगों को पता है औरंगजेब के शासनकाल में 1665 में जो पुरंदर का युद्ध हुआ था, पुरंदर का युद्ध, उसमें कौन कौन था? उसमें मराठों की तरफ से शिवाजी थे। मराठों की तरफ से शिवाजी, जबकि मुगलों की तरफ से जय सिंह थे। मुगलों की तरफ से जय सिंह थे। अच्छा, ये जय सिंह कौन से पोजीशन पे थे? तो औरंगजेब के ये सेनापति थे, उसके रूप में ये लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? सासाराम में कई बार आ चुका है प्रश्न। सासाराम में किसका मकबरा है? तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? देखिए मोर सिंहासन का संबंध किससे है? लाल किले से भी है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग इसे अवश्य ध्यान में रखें। लाल किले में इसकी स्थापना और उसका निर्माण जो है कौन करवाया था? तो दोनों का निर्माण, लाल किले का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और मयूर सिंहासन की स्थापना भी लाल किले में उसी के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? इंदु प्रकाश जो है यह एक पत्र रहता है, मराठी पत्र। इसका प्रकाशन किसने किया था यह पूछा गया है। तो इसका प्रकाशन जो है जस्टिन रनाडे, MG रनाडे के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखें। ये साप्ताहिक था, इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो है अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 1906 में। चलिए नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था यह नारा। और आप लोग आर्य समाज जानते होंगे, आर्य समाज, जिसकी स्थापना कब होती है? 1875 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार आया है। नेक्स्ट है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट
का जो आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल 32 दिया गया है, उसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है और हाई कोर्ट को भी यह 5 प्रकार की रिट जारी करने का पावर दिया गया है और वह आर्टिकल 226 में है। और इसमें से पूछा गया है कि वो अपने अंतर्गत न्यायालय या अवर न्यायालय किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामलों के लिए अगर वो जारी करते हैं तो वह कौन सा जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो ये उत्प्रेषण रिट जो है यह जारी किया जाता है। देखिए जितने भी रिट हैं इसमें, उसको हम लोग पॉलिटी का जो मैराथन क्लास चला है, जीएस दृष्टि करके घटना चक्र की पूरी पुस्तक को हम लोग पढ़े हैं पॉइंटर के रूप में, तो आप उसमें जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे देखा है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की, तो कौन थी, फातिमा बीबी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर यहीं हाई कोर्ट की बात की जाती, हाई कोर्ट की, तो प्रथम महिला हाई कोर्ट जो बनी थी वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और कौन बनी थी इसके बारे में अगर कभी जिक्र आता है तो लीला सेठ। चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मतलब अगर संविधान से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए जो सुनवाई कर सकते हैं। तो इसका सीधा जिक्र है 5, कम से कम 5 न्यायाधीश आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए संविधान में जो है सजा माफ करने के लिए राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है और जो 161 में है ये विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास शक्ति समाहित की गई है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जबकि राज्यपाल के पास बहुत शक्तियाँ समाहित की गई हैं, लेकिन इसमें से उनको मृत्युदंड में क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। यह पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। बाकी और लगभग सभी शक्तियाँ जो है राज्यपाल को भी दी गई हैं। अपराधी को कोई सज़ा मिली है तो उस सज़ा को कम किया जा सकता है, सज़ा का रूप बदला जा सकता है, तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पोनीमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। कौन सा, पोनीमुडी। यह किस शहर के पास स्थित है। देखिए पोनीमुडी जो है ये तिरुवनंतपुरम के पास अवस्थित एक हिल स्टेशन है, छोटा सा हिल स्टेशन है। लोगों का जमावड़ा रहता है उसमें घूमने के लिए। आप भी सिलेक्शन हो जाए तो ज़रूर जाइएगा। आइए इसका मैप देख लेते हैं हम। देखिए ये रहा ये पूरा केरल का क्षेत्र और ये रहा पोनीमुडी हिल स्टेशन। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से उसके ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी हम लोग कल भी देखे थे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और प्लस दूसरी सबसे बड़ी बात, इसे जो है ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। देखिए इसमें 3 जो है पश्चिम दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में नहीं है। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ देखिए नर्मदा है, लूनी है, साबरमती है। जबकि कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम दिशा में नहीं बहती। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए ये रहा मैप हिंद महासागर का। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, ये है मेडागास्कर। ये क्या है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो ये होगा श्रीलंका, ये दूसरा स्थान है। जबकि अगर पूरी दुनिया में बात की जाए सबसे बड़ा जो है वो द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। कौन सा, ग्रीनलैंड। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट है ग्रेनाडा
स्थित है? ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? आइए सबसे पहले देखते हैं मैप। देखिए ये क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, और ये वेनेजुएला या अर्थात ये दक्षिण अमेरिका शुरू हो रहा है, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे अवस्थित है ग्रेनाडा। ये कौन सा क्षेत्र है? तो यह देख रहे हैं आप, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी में अवस्थित है ग्रेनाडा। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा कैरिबियन सागर में। चलिए नेक्स्ट है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान 4 द्वीप पे बसा है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो उसमें जो है होन्शु जो है नामक द्वीप, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह स्टेटमेंट सही है। पूंजी खाता परिवर्तन में जो है यह विभिन्न देशों की सीमाओं को उन्मूलन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। तो हाँ, यह भी सही है, आय स्तर का यह निष्पक्ष जो है आवंटन करता है। नेक्स्ट है, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो हाँ, यह भी सही है। देखिए इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही बनता है। 3 के तीनों कथन पूंजी खाता परिवर्तनीयता के बारे में सही दिया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? देखिए इसमें जो है घटी हुई CRR और SLR, यह जो है बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार में आता है। जबकि ब्याज दर का विनियमन, यह भी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आता है। और नई पीढ़ी का बैंक, यह भी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दिया जाता है। जबकि वर्धित SLR, बढ़ी हुई, वर्धित का मतलब होता है बढ़ी हुई SLR। SLR क्या है? तो SLR जो है वो है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, अर्थात जो एक रेशियो बना के रखना पड़ता है बैंकों को कि RBI ने इतना डिसाइड कर दिया कितने पैसे आप हमेशा लिक्विड रूप में रखिए, या तो उसे गोल्ड के रूप में या तो मनी के रूप में डायरेक्ट आप रखिए, जो आवश्यकता पड़ने पर हमें यूज करने होंगे, बाकी उसे आप फिक्स करके रखिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए, क्योंकि वो बस ऐसे रखे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? देखिए द्रव्यता अनुपात अर्थात लिक्विडिटी के रूप में, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा क्या था, SLR जो है द्रव्यता अनुपात में है। तो यह क्या किसके अंदर आता था? चालू अनुपात के अंतर्गत आता है। SLR द्रव्यता अनुपात अर्थात लिक्विडिटी कितनी है पैसों में। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आपके पास कैश कितना है, कितना आप जल्दी से जल्दी उसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। जैसे आप समझिए कोई आप अगर लैंड खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं या कहीं और पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास पूंजी तो है, लेकिन वो पूंजी तत्काल पैसे में बनने के चांसेस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब तक वो लैंड को सेल नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं आ पाएगा। जबकि आपके पास अगर मनी है तो मनी आपके पास सीधा पैसे है, आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गोल्ड की भी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा तो लिक्विडिटी पैसे की होती है, उसके बाद फिर गोल्ड वगैरह की आती है, क्योंकि सोना भी बहुत जल्दी ही मार्केट में निकल जाता है, तुरंत पैसे आ जाते हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो उसकी अपेक्षा कम होती हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? देखिए बहुत ईजी सा प्रश्न है। पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। अच्छा, दूसरे पे कौन है? तो सेकंड जो है वो महाराष्ट्र, और अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड आता है बिहार, और फोर्थ यह वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा था जनसंख्या के मामले में? देखिए सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश की? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में, यह पहले स्थान पे है। जबकि अगर दूसरे पे कभी पूछा जाए तो मुरादाबाद आता है, मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? शहर की बात की जा रही है यहाँ, तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से शहर में है? वो है गाजियाबाद में।
सेकंड नंबर पे लखनऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस। इजी सा प्रश्न। नेक्स्ट आइए देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है किसके प्रसार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा में आया भी है। यह 2019 में शुरू की गई योजना है। योजना जानते हैं, इस समय परीक्षाओं में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो कन्या सुमंगला योजना का जो मेन लक्ष्य है वो बालिकाओं को सशक्त करने का इसका मेन लक्ष्य है। तो इसमें देखिए लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक भी इसमें समाहित किए गए हैं। तो ये सही है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी रोजगार के अवसर देना, तो ये सब बहुत छोटे निम्न स्तर के इसमें दिए गए हैं। डिजिटल साक्षरता, खेलों में भागीदारी, अगर ऐसे आप देखेंगे तो चार के चारों ऑप्शन आपको मिले जुले दिखेंगे। लेकिन ब्रॉड लेवल में देखें तो ये एक इसकी टैगलाइन ही लिखी गई है कि लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक को भी बढ़ावा देना है। बाकी कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, लैंगिक असमानता जो है उसे भी कम करना, ये जैसे विभिन्न लक्ष्य इसके समाहित किए गए। नेक्स्ट है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देखिए सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CARI कहा जाता है, यह बरेली के इज्जत नगर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक, अर्थात जिसमें ताप अच्छे से चल सकता है जबकि बिजली नहीं चल सकता? तो यह कौन है? तो यह अभ्रक है। अभ्रक का इस्तेमाल जो है बहुत होता है विद्युत के सामान बनाने में। नेक्स्ट है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई नाभिक है, जो नाभिक प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बांध रहा है, उस बल को क्या कहते हैं? तो यह प्रबल जो है नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स जिसे बोलते हैं, सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है, इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? देखिए इसका प्रयोग जो है एक कार वगैरह में, उसको देखिए दोनों तरफ से प्रयोग इसका किया जाता है, ठंड में भी बचाव के लिए और गर्मी से भी बचाव के लिए। होता क्या है कि जब इसको पानी में डाला जाता है तो यह पानी के जमने का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 0 डिग्री पे पानी आइस में बदल जाता है, लेकिन ये आइस 0 पे ना होके इसको कम कर देता है। तो ये समझ लीजिए -10 या 15 पे पहुंच गया। एक सपोज कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मान लीजिए -10 डिग्री पे हो गया, तो -10 डिग्री पे पानी जो है वो अब जमेगा। -10 तक अगर टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा है तो ये कितना फ़ायदेमंद हो गया कि वो उस एरिया में जो है, अगर मान लीजिए -2 डिग्री है, -3 डिग्री है, तो पानी लिक्विड के रूप में ही रहेगा और वह जो है जम के पूरी तरह से कार को ख़राब होने से बचा लेगा। और वहीं इसको डालने से जो है वो पानी का टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से कार जो है ठंडी भी रहती है। तो गर्मी के दिन में इससे फ़ायदा हो गया। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? यह पानी में हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए अगर बेकिंग पाउडर में पानी डाला जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है, विटामिन B1 जिसे थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन और उसके नाम कल वाले टेस्ट पेपर में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, आप लोग इसे जरूर याद रखिए। विटामिन B1 अब यहाँ पूछा जा रहा है इससे कौन सा रोग होता है, तो ये है बेरी रोग, विटामिन B1 कमी से। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? देखिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग हमेशा याद रखिए। BC, विटामिन B एंड C, यह दोनों जो है यह जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील। अब यही दो जल में घुलनशील होने के सिवा जितने भी विटामिन आपके बचेंगे सब वसा में घुलनशील होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा विटामिन B एंड C, यह वसा में घुलनशील नहीं है, अर्थात यह किस में है? यह जल में घुलनशील है। और बाकी जितने भी विटामिन मिले आपको वो सब वसा में घुलनशील हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा था? देखिए किण्वन प्रक्रिया द्वारा पहला विटामिन जो उत्पादित किया गया था वो विटामिन C था और यह बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप
स्थापित की जाएगी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 जो है शिक्षा टाउनशिप बनने की तैयारी हो रही है। तो ये कहाँ की है? यह उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में जैसे ही और भी अपडेट आएंगे वो आपको करंट अफेयर आप लोग देखते रहिए, जरूर मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? रेलवे पुल देखिए, यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? अभी हम करंट में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो भारत किसको पीछे छोड़ा है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पहुंच गया है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन है? तो यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड जापान, और 4 बात की जाए तो जर्मनी, और 5वें नंबर पे हम लोगों का इंडिया। इस समय 6ठे नंबर पे कौन पहुंच गया है? ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? मिस दीवा यूनिवर्स 2022, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है ये क्योंकि इसे जो विजेता बनेगा वह जो है वो भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करेगा, वही जाएगा मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से। तो यह किसे मिला गया है? यह दिविता राय को दिया गया है। यह कहाँ की रहने वाली है? यह कर्नाटक की है। चलिए नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं? वो रहे हैं रणबीर सिंह। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? 83 मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। अच्छा, वहीं अगर अभिनेत्री की बात की जाए तो वो कौन है? वो हैं कृति सेनन। आप लोग याद रखिए, सेनन। इनकी फिल्म आई थी मिमी, उसके लिए इन्हें दिया गया था। और अगर सबसे अच्छे निर्माता की बात की जाए तो वो विष्णुवर्धन है, फिल्म जो है शेरशाह है। नेक्स्ट है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का क्या नाम है? नाम है अग्निपथ योजना। और इसमें जो युवा चुन के आएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर कहा जाएगा युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना का नाम अग्निपथ योजना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देखिए, सीवीड पार्क क्या है? तो सीवीड पार्क जो है यह कहा जाता है समुद्री शैवालों को। किसको? समुद्री जो शैवाल होते हैं, और यह शैवाल जो है कई रंगों के होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रंग बिरंगे दिखते हैं, टूरिस्ट को बड़ा अच्छा आकर्षण दे सकते हैं। तो लाल, हरे, पीले ऐसे शैवाल होते हैं। वही पार्क जो है स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पे कौन रहा है? तो ये हरियाणा रहा है। जबकि वहीं बात अगर दूसरी की जाए तो दूसरे पे महाराष्ट्र है। अच्छा, हम लोगों का यूपी कौन से स्थान पे रहा? तो ये यूपी जो है ये 12वें स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? तो यह जो है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव में जो है पाया गया है, अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मैग्रोव क्या होते हैं? ज्वारीय वन होते हैं, जो समुद्र से लगे तटीय क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे मैग्रोव बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं। ये वनस्पतियाँ क्या करती हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जब कभी बाढ़ आने की या सुनामी आने की शंका होती है तो उसे वो कंट्रोल करते हैं। ये मिट्टी को बांधे रखते हैं। जैव विविधता भी यहाँ पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें रहते हैं। तो यह पूछा जा रहा है मैग्रोव वनस्पतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो यह जो है सुंदरबन में सबसे अधिक पाई जाती है। सुंदरबन अर्थात पश्चिम बंगाल में। चलिए इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला हमारा समाप्त हुआ। कितने सही हुए आपके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।